बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग भी आता है। इसमें से लॉन्ग क्या वो पूछता है, लॉन्ग वो पूछता है कि आप हमें रिजल्ट बताएं जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, एटॉमिक थ्योरी के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स बताएंगे। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफा बोर्ड में आ चुका है। शॉर्ट क्या बन सकता है, शॉर्ट बन सकता है कि क्या एक्सपेरिमेंट उसने किया, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदर एटॉमिक मॉडल, observation of Ruther atomic model, defects of Ruther atomic model। डियर स्टूडेंट, वन बाय वन हम इस सब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है क्या? डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर लॉर्ड रदरफोर्ड ने क्लासिकल थ्योरी की बिना पे एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया, एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। और उसने बेसिकली डिस्कवर किसको किया था? न्यूक्लियस को। ये सारी की सारी आज जो हम बात करेंगे ना, ये न्यूक्लियस के हवाले से करेंगे। हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा। अब ये समझ लें कि हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने जो क्लासिकल थ्योरी की बिना पे स्टडी किया, वो एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। और इसमें जो बेसिकली उसने बात की वो न्यूक्लियस की बात की। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया डियर स्टूडेंट? उसने किया, देखिएगा जरा, रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर क्लासिकल थ्योरी की बिना पे उसने एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट क्या थे? वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इसने एक थिक गोल्ड फॉयल ली, एक गोल्ड फॉयल, एक सोने की चादर ली, गोल्ड फॉयल ली, उसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए। जब उसने अल्फा पार्टिकल्स इसमें से बम्बार्ड करवाए, ये अल्फा पार्टिकल्स कहां से आए? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जो रेडिएशन को इमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं, वहां से अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम पार्टिकल्स वहां से हम लेते हैं। जिस तरह रेडियम हो गया, प्लोनियम हो गया, कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियम हो गया, प्लोनियम हो गया। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? ये रेडिएशन को एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। इनसे हम क्या लेते हैं? अल्फा पार्टिकल्स या हीलियम पार्टिकल्स। अब डियर स्टूडेंट, एक एमसीक्यू है कि वो जो थिक गोल्ड फॉयल ली रदरफोर्ड ने, उसकी थिकनेस कितनी थी? डियर स्टूडेंट, उसकी जो थिकनेस थी, उसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल। उसकी डियर स्टूडेंट जो थिकनेस थी वो 0.00004 सेंटीमीटर गोल्ड फॉयल की थिकनेस थी। इतनी उसकी कह लेंगे थिकनेस थी, मोटी थी वो चादर गोल्ड फॉयल की। अब इसने क्या किया? इसने उसके ऊपर कुछ रेस, अल्फा पार्टिकल्स की रेस बम्बार्ड करवाई। वो जब बम्बार्ड करवाई तो उसने ऑब्जर्व क्या किया, हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है, इससे हम रिजल्ट भी पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन भी इसकी देखेंगे। उसने अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करवाए तो उसने देखा कि बहुत से पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से पास कर गए, बहुत से पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से पास कर गए। देखिए, almost all particles are passed through the foil undeflected।
कहते हैं तकरीबन सारे के सारे पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल में से पास कर गए। दूसरा, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, कहता है 20,000 पार्टिकल में से ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट वेरी लार्ज एंगल, कुछ इनमें से लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ इनमें से लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। मोस्टली गुजर गए, गोल्ड फॉयल से डिफ्लेक्ट नहीं हुए, स्ट्रेट लाइन पास कर गए। कुछ ऐसी रेस थी, कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए। एंड फ्यू वर बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल, कहते कुछ ऐसे थे जो बाउंस बैक हो चले गए। ये देखिएगा, जब रदरफोर्ड ने बम्बार्ड करवाई रेस, तो कहते हैं कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो बाउंस बैक चले गए गोल्ड फॉइल से। ये हुआ किस तरह, ये क्यों लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, क्यों स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, क्यों बाउंस बैक हो गए, इस सब का यहां हम रिजल्ट लिखेंगे कि उसने एक्सपेरिमेंट में हमें क्या समझाना चाहा। पहली चीज जो वो हमें समझाना चाह रहा है, जो हमने अभी पढ़ी है, पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन का, वो कहते हैं कि तमाम की तमाम रेज पास कर गई गोल्ड फॉइल में से। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल रेज आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, तमाम की तमाम रेज गोल्ड फॉइल में से पास कर गई। इसका कहने का ये मतलब है वो इसलिए पास कर गई क्योंकि जो एटम है उसका जो होल वॉल्यूम है वो एम्प्टी है। द होल, मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगा, द होल वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी, द होल वॉल्यूम of atom is empty। कहते हैं कि जो ज्यादातर एटम का हिस्सा है वो खाली है। आप देख सकते हैं कि अंदर न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस की भी बात आएगी, और मोस्ट ऑफ द रेस पास कर रही हैं, सिर्फ वही रेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो न्यूक्लियस के साथ टकरा रही हैं। या तो वो स्मॉल एंगल से, या तो वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन है और ये लार्ज डिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये वाली लार्ज डिफ्लेक्शन है। ठीक है, और ये बाउंस बैक है, ये क्या है, बाउंस बैक, बाउंस बैक। ठीक हो गया कि ये टकरा के दोबारा आ रही हैं उसी तरह। दूसरा डियर स्टूडेंट पॉइंट, कि अगर एटम का स्ट्रक्चर जो है वो एम्प्टी है, वॉल्यूम इसका कम है, तो कौन सी चीज है जिससे टकरा के रेज या तो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रही है या लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रही है या वो बाउंस बैक आ रही है। फिर रदरफोर्ड ने स्टडी किया और इस नतीजे पे पहुंचा कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट in the center of atom named as nucleus, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, named as nucleus। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास दूसरा उसका रिजल्ट आया, दूसरा पॉइंट आया। पहला के तमाम की तमाम रेस पास कर गए, कुछ रेस रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, कुछ रेस रिफ्लेक्ट क्यों हुई, क्योंकि उस रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि एटम के सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको उसने न्यूक्लियस कहा। अब ये डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, आपने पढ़ा होगा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक जैसे चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब देखें, जो हमने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए
हीलियम पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए, उनका न्यूक्लियस भी पॉजिटिव था। और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉनो होता है, एंटी न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। हम सिर्फ प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे। प्रोटॉन P फॉर पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे N फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया न्यूक्लियस पे? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम जब भी न्यूक्लियस बनाते हैं तो यहां पॉजिटिव लगा देते हैं। डियर स्टूडेंट, तीसरा इसका जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसका ये मतलब है जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर, वो बहुत डेंस और हार्ड है, वो बहुत डेंस और हार्ड है। इस वजह से रेज जो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, अगर वो डेंस और हार्ड नहीं होता तो ये रेज भी पास कर जाती। न्यूक्लियस इज डेंस एंड हार्ड। चौथा पॉइंट डियर स्टूडेंट इसका, जो न्यूक्लियस है, देखे एटम का जो स्ट्रक्चर है वो देखे, इसका स्पेस जो है वो मोस्टली एम्प्टी है, मोस्टली एम्प्टी है, तो बहुत सी रेज गुजर जाएंगी। अब सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इन रेज की। अब जब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो न्यूक्लियस है इसके सेंटर में, न्यूक्लियस हार्ड और डेंस है। अब देखें बहुत सी रेज तो चली गई, कुछ ही रेज डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इसका ये मतलब जो साइज है न्यूक्लियस का वो छोटा है एटम के साइज के लिहाज से। The size of nucleus is small as compared to the size of whole atom। कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो छोटा है पूरे एटम के साइज के लिहाज से। The size of atom is small। The size of atom is small as compared to the whole volume of the atom। देखिएगा पांचवा पॉइंट। अब जो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये जो न्यूट्रॉन है, सॉरी ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स है, नेगेटिव चार्जेस है, जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम, ये न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। तो ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus। around the nucleus कि ये जो नेगेटिव चार्जेस है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जो छठा इसका पॉइंट है वो ये कहता है कि जो एटम है वो एज अ होल न्यूट्रल है। किस तरह न्यूट्रल है? क्योंकि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्जेस एटम के अंदर हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। जब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो जाए तो कैंसल आउट हो जाता है। एज अ होल एटम इज अ न्यूट्रल, एटम इज अ न्यूट्रल, एटम इज अ न्यूट्रल, एटम is neutral because equal number of positive and negative charges, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, मैं यहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लिख देता हूं। because equal number of proton and electron, proton and electron, यहां मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लिख देता हूं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस। ठीक हो गया। अब लास्ट जो पॉइंट है 7 वाला, लास्ट पॉइंट जो है वो ये कहता है कि जो तमाम के तमाम फंडामेंटल्स पार्टिकल्स हैं, जो प्रोटॉन हो गया,
न्यूट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गए, एंटी न्यूट्रिनो हो गई, न्यूट्रिनो हो गई, ये तमाम के तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर ये तमाम के तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सवाए इलेक्ट्रॉन के, सवाए इलेक्ट्रॉन के। फिर सुनिएगा, तमाम के तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको न्यूक्लियॉन कहते हैं, सवाए इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता, ये एमसीक्यू है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये कह सकते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सिवा। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन की जगह मैं नेगेटिव चार्जेस लिखता हूं, ठीक है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स, fundamental particles are present in nucleus. Nucleus, they are called न्यूक्लियन। इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, तमाम के तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए उसने नाम दिया न्यूक्लियन का, सवाए इलेक्ट्रॉन के। अब डियर स्टूडेंट, कोई भी हम मॉडल अगर पढ़े, कोई भी हम थ्योरी पढ़े, उसके एडवांटेजेस के साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसके फायदों के साथ साथ कुछ नुकसानात भी होते हैं। कोई ऐसी चीजें होती हैं जो वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती। इसी तरह रदरफोर्ड के भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं। पहला डिफेक्ट, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग ये स्टडी सारी कर रहे हैं? क्लासिकल थ्योरी के। तो कहता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है। कहता है जब वो कॉन्टिन्यूसली, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली जब एमिट और रेडिएट करता है अपनी रेडिएशन को, अपनी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली जब एमिट करता है, खारिज करता रहता है अपनी एनर्जी और रेडिएशन को, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो फॉल कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, मैं मुकम्मल नहीं लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू मैं बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिकली चार्ज, they continuously emit or radiate energy or radiation. They fall into the nucleus. They fall, electron fall into the nucleus. देखिएगा जरा, ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। अब डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहता कहीं वो यहां है, वो यहां से घूमता आता है, घूमता आता है, घूमता आता है, घूमता आता है, कि उसकी एनर्जी रेडिएट होती जाती है, खारिज होती जाती है, और वो क्या करता है? न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, इसके डिफेक्ट में ये बात शामिल है, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एमिट करेगा, खारिज करेगा, रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। सुन लीजिए, ये हम बोहर ने ये चीज एक्सप्लेन की। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो बोहर एटॉमिक मॉडल है, उसने ये बात का जवाब दिया, भाई ऐसे नहीं होता। जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करता है तो एक ऑर्बिट से, एक शेल से दूसरे शेल में जाता है। अगर अब्सॉर्ब करे तो क्या होता है, रिलीज करे तो क्या होता है, ये सारा हम बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे। ये उसने एक्सप्लेन किया था इस डिफेक्ट को कि ये गलत चीज है, इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं करता न्यूक्लियस में, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है। दूसरी चीज, इसका ड्रॉबैक जो दूसरा है, दूसरा डिफेक्ट है, वो ये है, कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एमिट कर रहे हैं अपनी रेडिएशन, रिलीज कर रहा है, तो इसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए।
When electron continuously emit or release energy or radiation, it form continuous spectrum. इसको continuous spectrum बनाना चाहिए जब ये continuous release कर रहा है रेडिएशन को, लेकिन हकीकत में ये क्या बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। कहता है कि इसको क्या बनाना चाहिए था? continuous spectrum, but in fact it form line spectrum. It form line spectrum. ये डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तकरीबन हर दफा पेपर में ये पूछा गया, राइट द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दो पढ़े हैं, एक वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करता है, एमिट करता है और न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है, गिर जाता है। ये बात गलत है, ठीक है, ये उसका ड्रॉबैक है, हम ड्रॉबैक की उसकी गलतियां ही पढ़ रहे हैं। दूसरा ड्रॉबैक डिफेक्ट ये है कि वो कहता है जब कॉन्टिन्यूसली वो रेडिएट करेगा एनर्जी रेडिएशन तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, जबकि जो स्पेक्ट्रम बनता है हकीकत में वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ये इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।